बेटा आज एडमिशन का रिवीजन कर रहे थे। 6 क्लास सोच रहा हूं कि एडमिशन हम कवर कर लेंगे, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अब जो मैं आप लोगों को कुछ कॉमन स्टेप्स लिखवा रहा हूं, ये स्टेप्स हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर और कुछ हद तक डेथ में कॉमन है। आप आज वाले स्टेप ध्यान से देख लो, 3 से 4 चैप्टर आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है अनुष्का जी, ये ध्यान से देख लो, तीसरा इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूं कायदे में वो एडमिशन ना करा के मैं आपको कवर करा रहा हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम कवर कर रहे हैं 4-5 टॉपिक एक साथ, जिसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, नियर अबाउट 70%। ये सारे टॉपिक एक साथ एक ही स्टेप पे कवर होंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पहले क्योंकि मैंने बेसिक पढ़ा रखा है तो मैं सीधा मेन चीज पर आ रहा हूं, यहां पर मेन न्यूमेरिकली स्टेप्स पर आ रहा हूं बेटा, ठीक है। इनके क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में 2 हिस्सों में बांट रहा हूं मैं। एक तरफ चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट एंड डेथ, और एक तरफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टेप 1 में हमें यहां क्या क्या चाहिए? हमें ओल्ड रेशो पता होना चाहिए और न्यू रेशो पता होना चाहिए। चेंज इन पीएसआर में ओल्ड और न्यू रेशो गिवन होते हैं। रिटायरमेंट में ओल्ड रेशो गिवन होगा, न्यू रेशो निकालना बहुत सिंपल है, मात्र 2 ही तरीके हैं, बहुत सारे तरीके नहीं है। और डेथ और रिटायरमेंट आर द सेम टाइप से, तो डेथ और रिटायरमेंट में नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सेम ही है, ठीक है ना। एडमिशन में हमें पहले स्टेप में क्या क्या चाहिए? ओल्ड रेशो चाहिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। पूरी एक क्लास 6 में से एडमिशन के सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो के ऊपर लगेगी, ठीक है, पूरी एक क्लास। पर यहां पर ओल्ड और न्यू रेशो में हमें पूरी क्लास वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब होने को तो बुक के हिसाब से हमें यहां पर जरूरत पड़ती है गेनिंग रेशो की, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पर बेटा हम लोग गेनिंग रेशो का यूज नहीं करेंगे, हमारा जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, उसमें हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे तरीके में हम लोग ओल्ड और न्यू रेशो से डायरेक्ट गुडविल की एंट्री करेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो हम नहीं निकालेंगे। पर मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन को ध्यान में रख के लिख दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस, ठीक है। पर सेम बात मैंने आपको बता ही दिया है, जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास, सेकंड क्लास, पूरी एक क्लास में किसमें दूंगा? न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। यहां पे अलग से कोई क्लास डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में ये ध्यान देना है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ कर रहे हैं तो हमें ये स्टेप लगाना है, एडमिशन कर रहे हैं तो हमें ये 2 चाहिए। स्टेप 2 कॉमन है सभी चारों चैप्टरों में। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? क्या कोई पुरानी गुडविल है? ओल्ड गुडविल किसे कहते हैं? वो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर इन बुक है, बैलेंस शीट है, जो पहले से बुक में या बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, वो हमारी कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। वो कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। इसमें कोई डाउट है? इसके बाद अब गुडविल एसेट होती है लायबिलिटी? एसेट का नेचर डेबिट होता है क्रेडिट?
पुरानी गुडविल को खत्म करना है, डेबिट को खत्म करना है, तो क्या करूं? क्रेडिट। तो गुडविल हो जाएगी क्रेडिट और जो भी पार्टनर हैं वो होंगे डेबिट। अब बेटा मैंने यहां पर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं लिखा है, क्यों? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री बनी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर कैपिटल फिक्स है तो एंट्री बन जाएगी ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। तो कौन सा रेशो, आप रेशो ध्यान रखें, यहां पर रेशो कौन सा आएगा? यहां रेशो आता है ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। एक मिनट बस। तो बेटा यहां पे याद ये मत रखो कौन से पार्टनर हैं, ओल्ड न्यू, ओल्ड रेशो याद रखो। अब एडमिशन का क्वेश्चन है, दो पार्टनर का ओल्ड रेशो है तो दो का नाम लिख दो, तीन का ओल्ड रेशो है तीन का, सेम रिटायरमेंट, सेम चेंजेस बाय पीएसआर, जिन भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है यहां पर वो पार्टनर आएंगे। और कैपिटल करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा मैंने बता दिया है, सिचुएशन पे बेस्ड है। अगर कैपिटल फिक्स है तो ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? स्टेप 2 कॉमन है, सारे चैप्टरों में कॉमन है, ठीक है। स्टेप 3 ये भी सभी चैप्टरों में कॉमन स्टेप है। इज देयर एनी रिजर्व? अब रिजर्व को बुक के हिसाब से नहीं, मैंने अपने हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। बेसिकली जिन्हें हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, ठीक है, या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं, मैंने उन्हें क्या नाम दिया यहां पर? नेगेटिव रिजर्व, जिससे हमें एंट्री सोचने में आसानी हो, ठीक है। अब यहां पर दो सिचुएशन होंगी अगर रिजर्व है तो। पहली सिचुएशन, इफ रिजर्व आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। मैंने उसकी डिसोल्यूशन वाली कल वाली घेर दी थी। इफ रिजर्व आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है रिजर्व आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट। मतलब जब आपने रिजर्व खत्म ही नहीं करे तो वो रिजर्व कहां नजर आएंगे बेटा? आपके बैलेंस शीट में। कहां नजर आएंगे? बैलेंस शीट में। और दूसरा केस है, इफ रिजर्व आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज रिजर्व आर not to be shown in balance sheet, not to be shown in balance sheet। तो दो केस हो सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन लगानी है, कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ना बताए कि भैया रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं या करने हैं, तो हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, और क्वेश्चन मना कर रहा है तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये जानते हैं कि हमारे रिजर्व होते कौन कौन से हैं बेटा। रिजर्व को यहां मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक पॉजिटिव रिजर्व, हमारे हिसाब से, बुक के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया? पी एंड एल डेबिट बैलेंस, डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस। जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR भी पॉजिटिव रिजर्व है, स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। IFF भी पॉजिटिव रिजर्व है, स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इसका हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सीखेंगे। और नोटिस किया होगा एग्जामों में इनमें से एक क्वेश्चन आता है,
हमेशा 3 नंबर या 4 नंबर में अलग से भी आता है ना। इसके अलावा कोई कंटीजेंसी रिजर्व है, ये सब पॉजिटिव रिजर्व होते हैं। पॉजिटिव रिजर्व का मतलब होता है जिनका नेचर क्रेडिट हो। क्या नेचर हो जिनका? क्रेडिट वाली चीजें हमें कहां गिवन होंगी? लायबिलिटी में। हाँ, जनरल रिजर्व कंटीजेंसी एक ही है, पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों बार नाम लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है हमारे? पॉजिटिव रिजर्व। नेगेटिव रिजर्व इसमें से माइनस करने हैं हमें। क्या करने हैं? माइनस। ये सब क्या करने हैं आपस में? प्लस। नेगेटिव रिजर्व माइनस करने हैं। नेगेटिव रिजर्व में क्या क्या आता है? पी एंड एल डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब क्या है बेटा? पुराने खर्चे या नुकसान है। तो कभी कभी एक नए नाम से भी दिख सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पुराने बहुत सारे लॉस। ये सब डेबिट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? और डेबिट वाली चीज कहां गिवन होती है बैलेंस शीट में? ऐसे। तो क्या आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिजर्व पहचान लोगे? ठीक है, कैरी ऑन कर रहा हूं। जब रिजर्व नहीं बांटने तो हमें क्या करना है? जो भी हमने पॉजिटिव रिजर्व प्लस किए, जो भी हमने नेगेटिव रिजर्व माइनस किए, उसका जो अमाउंट आया, उस अमाउंट के लिए हमें एक एंट्री बनानी होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब आप कहेंगे इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? गेनिंग रेशियो की और सैक्रिफाइसिंग। पर मैंने आपसे बोला था मैं आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का यूज जनरली नहीं कराऊंगा। तो इसे करने का एक तरीका है, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, है ना। इसे करने का हमारे पास क्या तरीका रहेगा बेटा? जो भी पार्टनर है, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को एक बार पार्टनर्स में बांटो ओल्ड रेशो में, क्रेडिट। इसी अमाउंट को एक बार बांटो न्यू रेशो में, डेबिट। और जो यहां डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस से सीधा अमाउंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में खुद बटकर आ जाएगा। और डेबिट क्रेडिट भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट भी अपने आप खुद क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री हम यही बनाएंगे, पर बिना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का यूज करें। किसके थ्रू? इस वर्किंग के थ्रू। इसमें अब आपको एक बात याद रखनी है, यह आया प्लस 20,000, कोई डाउट इसमें? ये माइनस 20,000 आ गया तो रिवर्स कर दो, ओल्ड रेशो में डेबिट, न्यू रेशो में क्रेडिट। जो एंट्री बनेगी बन जाएगी, आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में कोई ध्यान नहीं देना। अब बोलो सर आप। तो भाई मुझे पहले पूरी बात करने दो, क्या पता मैं खुद बताने वाला हूं। सही है ना? कोई डाउट इसमें? ये कब करना है? अब आपको सच बात बताऊं, इस साल बोर्ड 2026 में जो आएगा, भाई मेरी एक्सपेक्टेशन है 3 नंबर का इसके बेस पर क्वेश्चन आने वाला है। और कौन से चैप्टर से आएगा? वो आएगा चेंज इन पीएसआर से। किससे आएगा? 99.99% श्योर हूं। और बेटा 25 सालों में मेरी जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है ना एग्जाम को लेकर, 99% सही गई है, वो कभी गलत नहीं हुई। तो इस बार पूरी उम्मीद है 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस वर्किंग के बेस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 3 नंबर का, चेंज इन पीएसआर से। बाकी तो मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं सब चेक कराऊंगा भी। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है इसमें किसी को? श्योर। अब बात करते हैं अगर रिजर्व बांटने हैं तो। ठीक है, बांट देते हैं। पॉजिटिव रिजर्व मैंने क्या बताया, कौन से नेचर के होते हैं? क्रेडिट। बेटा मैं यूज करके भी तो दिखाऊंगा इसे, अयान मैं यूज भी तो कराऊंगा बेटा, इसे दिखाऊंगा मैंने कैसे करा इसे यूज, क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना? ये अरे यार,
थोड़ा और पीछे कर दो। 0.5। अरे वीडियो में पता नहीं, होता ही नहीं है इसमें। अब आ रहा है ना पूरा? ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? रिजर्व बांटने की। पॉजिटिव रिजर्व बांटने हैं। पॉजिटिव रिजर्व का नेचर डेबिट है क्रेडिट है? हाँ भाई निखिल, क्रेडिट को अगर मैं बांट के खत्म करूं तो इसे क्या करूंगा? तो अगर कोई भी पॉजिटिव रिजर्व आपको दिख रहा है, पॉजिटिव रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, सेम बात, कैपिटल फिक्स है तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशो में? रेशो ध्यान रखो। अब ओल्ड रेशो अगर दो पार्टनर का है तो दो पार्टनर में बांट दो, तीन का है तो तीन में। कोई डाउट इसमें? नेगेटिव रिजर्व की अगर हम बात करें, नेगेटिव रिजर्व का नेचर क्या है? डेबिट है। डेबिट वाली चीजों को बांट के खत्म कर रहा हूं तो क्या होंगी? तो नेगेटिव रिजर्व तो होंगे क्रेडिट। तो एंट्री याद करना मुश्किल नहीं है, 11th में जो कॉन्सेप्ट सिखाता था वही वाली बात ध्यान रख लो। और पार्टनर क्या होंगे? डेबिट। क्या याद रखो? ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या याद रखो? हमेशा ओल्ड रेशो। अब ओल्ड रेशो जिसका हो उतनों में बांट दो, काम खत्म। ठीक है, कैपिटल और करंट में तो कोई डाउट नहीं है ना? पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप से एक क्वेश्चन इस साल 2026 बोर्ड एग्जाम में मैंने आपसे बोला है एक्सपेक्टेड है। मिनिमम कितने नंबर का? 3 नंबर का आने के पूरे पूरे चांस है। 3 स्टेप हो गए। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? भाई जर्नली स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं बहुत सारे, पर मैं फिलहाल भैया 11th-12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो 11th-12th में जो यूजेबल रिजर्व है वो दो ही हैं, WCR और IFF। तो मैं उन WCR और IFF की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं। और इसके बेस पे एक अलग सेपरेट क्वेश्चन आता है। और जितने बच्चे यहां बैठे हैं अगर उनके एग्जाम यूटी हुए हैं, चैप्टर 3, 4, 5 में से कोई भी चैप्टर आया है तो जरूर इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा। ये गारंटी है, पक्की बात है, आया ही आया होगा। एन कौन सा स्कूल है तेरा बेटा? इंग्राम। तुम्हारे में हुआ है अभी तक कोई यूटीए पेपर? आया है इनमें से कोई चैप्टर 3, 4, 5 में से? जब भी आएगा एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, मे बी अब आएगा 100%। बोर्ड में भी आता है यार, तुम्हें क्यों नहीं आएगा? तो ठीक है। अब स्पेसिफिक रिजर्व को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, है बहुत सारे पर हम कवर कर रहे हैं दो। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वैसे तो मैंने ये सब पहले पढ़ाया था, रिवीजन करा रहा हूं, तो बहुत डीप बेस में थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, बहुत डीप बेस में थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं। वैसे भी इसकी थ्योरी नहीं आ रही। अभी आप लोगों के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। पर फिर भी मोटे तौर पे बता रहा हूं। नाम है जैसे इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो नाम से ही पता लग रहा है कि अगर वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देना पड़ गया तो एकदम से पैसा अरेंज करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम पहले से क्या बना के चल रहे हैं? रिजर्व। तो ये रिजर्व बनाया है हमने प्रॉफिट से ही। प्रॉफिट बैक किसका होता है? मालिक का। पर बनाया क्यों है? क्या पता हमारे बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है कि वहां पे वर्कर को चोट लग सकती हो। से मेरे यहां पर काम होता है कांच का, तो भैया हो सकता है वर्कर को मेरी वजह से कोई बीमारी लग जाए, मुझे क्लेम देना पड़े। हमारे यहाँ हैवी मशीनों का काम है, भगवान ना करे किसी वर्कर का हाथ पैर कट गया, क्लेम देना पड़े, तो उसके लिए बनाया है। क्या जरूरी है हाथ कटेगा? जरूरी तो नहीं है ना। कटा तो दे देंगे, नहीं कटा तो ये रिजर्व किसका है? मालिक का है, पॉजिटिव रिजर्व है। ठीक है,
किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना घटी, क्लेम दे देंगे, नहीं घटा तो किसका है रिजर्व? मालिकों का है, पॉजिटिव रिजर्व है ये भी, कोई डाउट इसमें? तो इसमें 5-6 केसेस बनते हैं, बुक में आपने देखा होगा, अलग अलग हेडिंग होती है 5 और 5 बार डिफरेंट एंट्री होती होंगी, ऐसा कुछ है? देखा है आपने कुछ मैडम अनुष्का जी? हम एक सिंगल एंट्री लिख रहे हैं बेटा, पांचों केस सेम एंट्री से बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस रिजर्व को खत्म करना है, पॉजिटिव रिजर्व है, क्रेडिट नेचर का है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इस पे पहला हक मालिकों का नहीं होता, पहला हक किसका होगा? वर्करों का। जिन वर्करों को क्या ना लगे, चाहे भगवान ना करे चोट लग गई तो पैसा देना पड़े, तो प्रोविजन या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब आप कहेंगे कि प्रोविजन से क्या मतलब है या लायबिलिटी से क्या मतलब है? देखो, प्रोविजन का मतलब होता है एस्टिमेटेड अमाउंट। वर्कर ने मेरे अगेंस्ट केस करा 10 लाख रुपए का, कोर्ट ने कह दिया हाँ जी गलती मालिक की है, क्लेम देना पड़ेगा, पर कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया कितना क्लेम देना पड़ेगा, तो जरूरी है 10 लाख देना पड़ेगा। 10 लाख का क्या है? अंदाजा है, तो हम क्या लिख देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कोर्ट ने घोषित कर दिया कि जी तुम्हें 10 लाख का क्लेम देना है, तो अब ये अमाउंट एस्टिमेटेड है, एक्चुअल है, तो हम क्या लिख देंगे? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। हालांकि बोर्ड एग्जाम में 12th लेवल पर इनको इग्नोर कर देते हैं, आप प्रोविजन लिख दो, लायबिलिटी, इसके नंबर नहीं कट रहे हैं, ठीक है, चाहे टॉपर हो चाहे कमजोर बच्चा हो, इसके नंबर बोर्ड में नहीं कट रहे हैं बेटा, सही है? तो पहले वर्करों को क्लेम देना है। यहां पर आ गया क्लेम, किसका अमाउंट आ गया? यहां क्लेम का। अब अगर फंड बच जाए तो ये फ्री रिजर्व है ना, WCR फ्री रिजर्व है, किसका आके होता है रिजर्व पे? मालिक का। अगर फंड बच जाए तो भैया उसे मालिकों में बांट देना, ABC। बैलेंस कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर बैलेंस ऊपर बचे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे बैलेंस ऊपर बचे मतलब? भैया हमने रिजर्व बनाया था 10 लाख का, कोर्ट ने आदेश दिया 13 लाख पे करने हैं, तो बेटा उल्टा कितने रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? 3 लाख का, तो वो रिवैल्यूएशन। हमने रिजर्व बनाया था 10 लाख का, कोर्ट ने आदेश दिया 6 लाख का क्लेम देना है, तो कितने बच गए? वो मालिकों में। कोई डाउट? एक सिंगल एंट्री पांचों केस को अपने अंदर समा रही है, ठीक है बेटा? सिंगल एंट्री पांचों केसों को अपने अंदर भाई कवर कर लेगी, कोई डाउट है? ऐसे ही यहां पर आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अगर हम बात करें, IFFB क्या है? फंड है। अब आपको मालूम है ये फंड हम क्यों बनाते हैं, रिजर्व क्यों बनाते हैं? क्या नाम है इसका? तो किस लिए बनाया होगा? इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, क्या बुरा है? किसे कवर करने के लिए? तो इस फंड पे पहला हक किसका है? इन्वेस्टमेंट के लॉस का है। तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? लॉस से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। क्या होती है बेटा? कम होती है, लॉस, ठीक है। सेम बात, अगर फंड बच गया लॉस कवर होने के बाद, तो ये कौन सा रिजर्व था? पॉजिटिव रिजर्व था। किस में बढ़ जाएगा बचा हुआ? मालिकों में। 2A, 2B, 2C। बैलेंस कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और जिन्होंने नोट्स पहले नहीं लिख रखे हैं बेटा जरूर लिख लेना, आज बहुत काम के हैं ये। मैं आपको 7 स्टेप्स लिखवाऊंगा। 7 स्टेप्स आपको देंगे 7 और 6 13, 13 और 3 नियर अबाउट 16 मार्क्स देंगे बोर्ड एग्जाम में। ये 7 स्टेप 16 नंबर, 20% मार्क्स अकेले ये 7 स्टेप, ठीक है। अब
बैलेंस अगर ऊपर बचे, एक्स्ट्रा नुकसान, कहां जाएगा वो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक कुछ पूछना है? अब यहां पर आगे एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर हम कर रहे हैं फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, तो कंप्लीट क्वेश्चन में क्या केवल ये इकलौती चीज रिवॉल्यूशन में जाएगी या और भी चीजें हो सकती हैं? तो साथ के साथ इस रिवॉल्यूशन को पार्टनर में बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवॉल्यूशन में और भी जब चीजें आ जाएंगी जुड़कर वो इकट्ठा एक साथ किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर में बढ़ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन केवल 3 नंबर में या 4 नंबर में WCR के लिए आया है और कोई चीज ही नहीं है, तो क्या और भी कोई रिवॉल्यूशन आने वाला है? नहीं। तो इस रिवॉल्यूशन को साथ के साथ किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो? पार्टनर में। रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है? डेबिट। खत्म करने के लिए इसे क्या करोगे? क्रेडिट। और किस में बांट दोगे? मैडम ये वाला क्वेश्चन दिया जी आपका सारा गलत था, यहां पे भी आप रिवॉल्यूशन लिख रहे हो, यहां भी आप। ठीक है, सच बात बताऊं, बहुत सारे टीचरों ने ये भी सिखाया हुआ है, अब वो गलत नहीं है, लेकिन आपके स्कूलों में इसके नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। और ABC क्या करता है? कौन से रेशो में? कोई समस्या? सेम। रिवॉल्यूशन डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। और ABC क्या हो जाएंगे? डेबिट। अब बच्चे एक क्वेश्चन और भी अराइज हो सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका इस IFF से कोई मतलब है? नहीं। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसके लिए अलग से एंट्री बनाएंगे, उसका इस फंड से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, पूरा आ रहा है ना फ्रेम में, अब इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज, तो भैया इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और सारे फायदे कहां ट्रांसफर करने हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और फिर ये रिवैल्यूएशन किस में बांट दिया जाता है? पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एक्सपेक्टेशन है अभी इन 4 स्टेप में से ही एग्जाम में हमारे कितने नंबर कवर हो सकते हैं? मिनिमम 6 नंबर कवर होने के चांस अभी हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन तीसरे स्टेप से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, और 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है चौथे स्टेप से आएगा। ठीक है, बस क्या करेंगे, एक का क्वेश्चन चैप्टर 3 के रूप में दे देंगे, एक का चैप्टर 4 के, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे लिए स्टेप्स क्या है बेटा? कॉमन है। चाहे चैप्टर 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमारे लिए स्टेप्स क्या है? ये कॉमन है। हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से चैप्टर से दे रहे हैं, हमें बस क्या याद रखना है? रेशो। आप ओल्ड रेशो याद रखो, सारे चैप्टर अपने आप कवर हो जाएंगे। पहले यहां तक जिन्हें लिखना है लिख लो फटाफट से, नोट्स हैं पहले से, तो मैं आगे बढ़ता हूं, स्टेप 5 पर आता हूं। कुछ पूछना है? हाँ जी, तो चलने दो, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अनुष्का जी आपने नोट तो करे ही नहीं, कब करोगे नोट? वीडियो से कर लोगे? एक बार ढंग से स्टेप्स याद कर ले, दिमाग में बैठा लेना। आप यकीन मानो मेरी बात का, ये 7 स्टेप आपको बोर्ड एग्जाम में 13, 3, 15, 16 नंबर मिनिमम देने वाले हैं, मतलब मिनिमम आएंगे ही आएंगे बेटा। और बेटा कुछ तो एक्सपीरियंस की वैल्यू भी होती होगी, पता होता होगा ना मुझे भी क्या आएगा क्या नहीं, है ना? मैंने इन बच्चों को पहले ही बता के भेजा था, चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ज्यादा होता है और ये क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, आए भी इनमें से। लब करूं फिर मैं चैप्टर स्टेप 5 पर आऊं, लिख रहे हैं बेटा आप? वीडियो में कर लेंगे नोट? चलो ये कपड़ा उठाना।
स्टेप 5 कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? 4 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहा हूं, पर मेन फोकस किस पे करेंगे? एडमिशन पे, क्योंकि मैंने आपसे एडमिशन रिवाइज करने के लिए बोला था, तो ज्यादातर क्वेश्चन किसके कराऊंगा? एडमिशन पर। स्टेप्स या कॉन्सेप्ट ये कितने चैप्टरों पे लागू होगा? 4 चैप्टरों पे लागू होगा। स्टेप 5 बस यही वो स्टेप है जो डिफरेंस पैदा करता है चैप्टर 4 में और बाकी अदर चैप्टर में। ठीक है बेटा, चैप्टर 4 और बाकी अदर चैप्टर में केवल ये स्टेप डिफरेंस करेगा, बाकी स्टेप्स क्या हैं सब। कहीं मैंने इसमें लिखा है एडमिशन रिटायरमेंट? इसमें कहीं लिखा था? उससे पहले कहीं लिखा था? नहीं ना। तो बस यहां पर डिफरेंस आएगा एडमिशन रिटायरमेंट का, अदरवाइज बाकी सारे स्टेप्स क्या है बेटा? कॉमन है, हर चैप्टर में कॉमन है। ठीक है। स्टेप 5 फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, न्यू गुडविल ऑफ फर्म। न्यू गुडविल की पहचान क्या है? इसके साथ वैल्यूड वर्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वैल्यूड। ये कहां होती है? एडजस्टमेंट में जनरली हमें मेंशन होती है। कहां मेंशन होती है? एडजस्टमेंट में। तो जब लिखा हो ऑलरेडी अपीयर तो वो ओल्ड गुडविल, बैलेंस शीट में गिवन है ओल्ड गुडविल, लिखा हो गुडविल वैल्यूड तो न्यू गुडविल, या एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखी हो तो न्यू गुडविल। तो यहां पर एक डिफरेंस है। अब एक तरफ एडमिशन चैप्टर की बात हो रही है, किसकी? एडमिशन की। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी? चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3, रिटायरमेंट चैप्टर 5, डेथ चैप्टर 6।